So once again it's me students, good evening. So हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरह के सेल्स होते हैं एंड कितने टाइप के सेल्स होते हैं और उनके डिफरेंसेस हमने जाना था, ठीक है। सो डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स वी हैव ऑलरेडी लर्न. Okay, now today we will do the structure of the prokaryotic cell, right? So prokaryotic cell का क्या structure होता है उसके बारे में हम discuss करेंगे, right? So prokaryotic cells basically this is the what is the prokaryotic cell? It does not contain the prominent nucleus membrane, right? So यहाँ इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है, कोई भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। कोई भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो Golgi body, no lysosomes, right? So all the membranous organelles are absent in prokaryotic cell, but some another things are present here, and this is the different from the eukaryotic cell, right? So what is the structure? सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके लिए मैंने एक डायग्राम बना के रखा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी, जिससे कि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हो कि कैसे बना रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आउटर लेयर है, ठीक है, आउटर लेयर ये 3 टाइप के हैं। एक रेड कलर, अंदर वाला रेड कलर है, फिर बीच वाला ग्रीन कलर है और फिर सबसे आउटर जो कलर है वो ब्लैक कलर है, ठीक है। सो ब्लैक, ग्रीन एंड रेड ये 3 आउटर लेयर है जिनको हम एनवेलप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल कह सकते हैं। एनवेलप ऑफ प्रोकैरियोटिक cells, right? So it is 3 types, ठीक है। तो 3 टाइप के ये मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के एनवेलप होते हैं। These are the protective envelope, ठीक है। ये क्या है? प्रोटेक्टिव एनवेलप्स, राइट। सो सबसे outermost it is called glycocalyx. It is called glycocalyx, right? Glycocalyx means this is the made up of some protein and lipid, right? It is made up of protein and polysaccharide, sorry. It is made up of glycoprotein, right? We can say the glycopeptide, ठीक है। इसको हम ग्लाइकोपेप्टाइड भी कह सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन का, क्योंकि ग्लाइको मीन्स जो होता है शुगर के लिए आता है। शुगर इज व्हाट? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। शुगर इज व्हाट? कार्बोहाइड्रेट। एंड प्रोटीन, पेप्टाइड जहां आता है तो पेप्टाइड का मतलब होता है कि पेप्टाइड बॉन्ड से बनने वाला थिंग, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड जहां पे होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड कहां होता है? पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में होता है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड एंड जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसलिए ग्लाइको एंड प्रोटीन की जगह हम पेप्टाइड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लाइकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकेन कह सकते हैं, ठीक है। ग्लाइकोपेप्टाइड,
सो ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का एक मिक्सचर होता है। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। इट इज एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल, एब्सेंट in eukaryotic सेल, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें ये नहीं पाया जाता है, ग्लाइकोकैलिक्स नहीं पाया जाता है, ठीक है। एंड ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। मैंने बताया कि इट इज पॉलीसेक्राइड, ठीक है, एंड पॉलीपेप्टाइड, राइट। पॉलीसेक्राइड एंड यानी ग्लाइको पॉलीसेक्राइड होता है एंड पॉलीपेप्टाइड होता है। सो अगर ये विस्कस टाइप का होता है, अगर ये विस्कस यानी कि जेली टाइप का होगा, ठीक है। सो इफ इट इज विस्कस टाइप, विस्कस यानी जेली टाइप, so it is called slime layer, slime layer, ठीक है। सो अगर ये विस्कस या जेली हो गया, ये जेली टाइप का अगर है, JELL, सो अगर ये जेली टाइप का है तो इसको स्लाइम लेयर कहा जाता है, ठीक है। तो स्लाइम लेयर किस किस का बना होता है? पॉलीसेक्राइड एंड पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, यानी पॉलीसेक्राइड यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस पॉलीपेप्टाइड, सॉरी स्लाइम लेयर जो है वो ओनली पॉलीसेक्राइड से बना हुआ होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होता है, ठीक है। एंड इफ इट इज, अगर ये हार्ड होता है, ठीक है, अगर ये हार्ड होता है, ठीक है, आउटर कवरिंग जो है अगर ये हार्ड टाइप का होता है तो दिस इज कॉल्ड कैप्सूल, कैप्सूल, ठीक है। ये कैसा होता है? हार्ड, ठीक है। सो ये किससे बना हुआ होता है? ये पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड प्लस पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। सो पॉलीसेक्राइड एंड पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। सो इस तरह से ये आउटर लेयर जो है दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। सो ये ग्लाइकोकैलिक्स कहलाता है। ग्लाइकोकैलिक्स यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, ठीक है, नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये किससे बने हुए होते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से बने हुए होते हैं। पॉलीसेक्राइड प्लस पॉलीपेप्टाइड मिलके ये बनाते हैं। दो टाइप के हो सकते हैं, कुछ में ये विस्कस टाइप के होते हैं, ठीक है, विस्कस यानी जेली टाइप, ठीक है, उसको स्लाइम लेयर कहा जाता है। एंड ये पॉलीसेक्राइड से बने हुए होते हैं, ठीक है। एंड कुछ जो होते हैं वो कैप्सूल होते हैं, यानी कि वो हार्ड होते हैं, ये ज्यादा इन्फेक्शियस होता है, ठीक है। ये ज्यादा हार्ड जो है वो ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है। ये पॉलीसेक्राइड एंड पॉलीपेप्टाइड दोनों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है? What is the function of this layer? Function of glycocalyx. क्या फंक्शन है? Naturally, one is the protection.
ठीक है। सो इसका एक काम तो हो गया प्रोटेक्शन, यानी कि एंड प्रोटेक्शन किससे? फ्रॉम एंटीबायोटिक्स, फ्रॉम एंटीबायोटिक्स एंड वायरस, क्योंकि कई ऐसे वायरस भी होते हैं जो कि इनको यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि बैक्टीरियाज को भी इन्फेक्ट करते हैं, तो उनसे भी ये बचना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एंटीबायोटिक्स, ठीक है, यानी एंटीबायोटिक को ये घुसने नहीं देते, इसी तरह से वायरस को भी घुसने नहीं, वायरस का भी ये अपोज करते हैं। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड द ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, एक तो ये काम हो गया प्रोटेक्शन, दूसरा इन्फेक्शन, इन्फेक्शन। ठीक है, यानी ये जब अटैक करते हैं, ठीक है, जब ये अटैक करते हैं हमारे बॉडी में या किसी भी प्लांट की बॉडी में या एनिमल की बॉडी में, तो ये वहां पे जाके और उस सेल को डैमेज करने का काम करते हैं जिसमें भी ये जाते हैं। ठीक है, तो ये इन्फेक्शियस होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इन्फेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, सो इन्फेक्शन, ये ग्लाइकोकैलिक्स के कारण इनका इन्फेक्शियस जो लेवल है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, सो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। सो इस तरह से दो टाइप के काम हो गए, एक तो प्रोटेक्शन फ्रॉम द एंटीबायोटिक्स एंड वायरस एक्सेट्रा, एंड सेकंड इज इन्फेक्शन, इन्फेक्शन टू द अदर सेल्स, राइट, होस्ट जिसको हम कह सकते हैं। नाउ ये तो हो गया आउटर लेयर की बात। नाउ नेक्स्ट लेयर इज व्हाट? दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स, राइट। नेक्स्ट लेयर ग्रीन वाला, ये ग्रीन लेयर है। ठीक है, ग्रीन वाला लेयर ये क्या है? सेल वॉल। दिस इज सेल वॉल, राइट। सो सेल वॉल, सेल वॉल बेसिकली यूकैरियोटिक में किसका बना हुआ होता है? सेल वॉल इन यूकैरियोटिक ये किसका बना हुआ होता है? सेल्यूलोज, मेनली सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पॉली कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना हुआ होता है। तो हम मेनली ये मान लेते हैं, क्योंकि आपका 9th क्लास है, बहुत ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। ठीक है, सो सेल्यूलोज मेनली जो है वो यूकैरियोटिक सेल, यानी यूकैरियोटिक सेल में किस में पाया जाता है? एनिमल सेल्स में तो नहीं पाया जाता, हमारे सेल्स में तो कोई सेल वॉल नहीं होती ना, किस में होती है? प्लांट्स में होती है। तो प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल में के ऊपर सेल वॉल होता है और वो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। ठीक है, सो यूकैरियोटिक सेल्स में सेल्यूलोज से बना हुआ होता है, यानी प्लांट में, ये प्लांट्स में। ठीक है, एक और यूकैरियोटिक सेल्स होता है जैसे कि फंगस। ठीक है, फंगाई जो होता है उसमें भी सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, तो उसमें किससे बनता है? काइटिन, काइटिन सब्सटेंसेस से बनता है। इट इज कॉल्ड द काइटिन, नॉट चिटिन। मैनी ऑफ स्टूडेंट्स, आई हैव सीन मैनी ऑफ स्टूडेंट्स, दे कॉल्ड इट, दे प्रोनाउंस इट चिटिन। सो इट इज नॉट चिटिन, इट इज काइटिन, राइट। सो प्लांट्स में सेल्यूलोज से बनता है एंड फंगस में काइटिन से बना हुआ सेल वॉल होता है। ठीक है, लेकिन ये मैं अब कर रहा हूं। ठीक है, नाउ प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, एंड सेल वॉल किससे बना हुआ होता है? इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, ये पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है।
ठीक है, जिसमें म्यूको पॉलीसेक्राइड भी होता है, ठीक है, जिसको म्यूको पॉलीसेक्राइड। पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो क्या है, पेप्टिडो मीन्स प्रोटीन एंड ग्लाइकेन क्या है, ग्लाइकेन इज शुगर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सो ग्लाइकेन मीन्स ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जिसमें होता है यानी वो शुगर, एंड पेप्टिडो मीन्स जिसमें पेप्टाइड होता है वो प्रोटीन, ठीक है। तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है, ठीक है। एंड पेप्टिडोग्लाइकेन में जो शुगर होता है वो कौन सा होता है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड, इट इज म्यूकोपॉलीसेक्राइड, ठीक है, इट इज म्यूकोपॉलीसेक्राइड। एंड व्हाट इज म्यूको, इट इज म्यूकसल, ठीक है। म्यूको क्या है, म्यूकस, म्यूकस, ठीक है। सो म्यूकस जो है इट इज अ स्लाइमी टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। आपने भिंडी देखा होगा, ठीक है, भिंडी को काटते हैं तो उसके अंदर चिपचिपा सा सब्सटेंसेस होता है। इसी तरह से ईसबगोल जो होता है उसमें भी चिपचिपा सा सब्सटेंसेस होता है, जब भी गीला करो तो वो चिपचिपा सा हो जाता है, ठीक है। दैट दीज आर म्यूकोपॉलीसेक्राइड, ठीक है। सो इस तरह से ये म्यूकस वाला पॉलीसेक्राइड होता है, ठीक है। और इसका नाम होता है म्यूरिन, म्यूरिन, ठीक है। सो इसमें म्यूरिन पाया जाता है, ठीक है। तो सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है, ठीक है, एंड इसमें म्यूरिन पाया जाता है, ठीक है, जो कि इसको अलग करता है, ठीक है, जो इसको प्रोकैरियोट से डिफरेंट बनाता है, राइट। नाउ दिस इज द जो सेल वॉल है, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन एंड म्यूरिन से बना हुआ है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो बैक्टीरियाज हैं उनको बेसिकली दो टाइप में वो करते हैं, दो टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। वन इज ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं पॉजिटिव, ठीक है। एंड सेकेंड इज ग्राम नेगेटिव, यानी इस तरह से, ठीक है। तो आगे अगर हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ठीक है। सो ये दो टाइप के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। अब ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। बेसिकली ग्राम एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, ठीक है। उन्होंने इन बैक्टीरियाज को कलर दिया, ठीक है, कलर में डुबोया, ठीक है। एंड इन्होंने फिर उस कलर से उन्होंने आयोडीन का टेस्ट किया, ठीक है, उन्होंने आयोडीन टेस्ट किया। एंड जब आयोडीन टेस्ट किया तो उसके बाद उसको धो दिया अल्कोहल से, ठीक है, अल्कोहल से धोया, बॉइल वाटर से धोया। सो इस तरह से वॉश करने के बाद जिन्होंने कलर को छोड़ दिया, नीला कलर जो हो गया, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड का नीला कलर हो गया, तो वो उसके बाद धोने के बाद अगर नीला कलर निकल जाता है, ठीक है, नीला कलर निकल जा रहा है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं, ठीक है। और अगर नीला कलर फिर भी नहीं निकलता है, वो रिटेन रहता है, स्टेनिंग कहा जाता है, ग्राम स्टेन जो होता है वो स्टेन रिटेन रहता है, दैट इज कॉल्ड द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। सो इस तरह से दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ठीक है। सो ग्राम नेगेटिव में ये पेप्टिडोग्लाइकेन थिन होता है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव जो है एक तो सिंगल लेयर्ड होता है, ग्राम नेगेटिव डबल लेयर्ड होता है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव जो है वो डबल लेयर्ड होता है, लेकिन इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो थिन होता है, थिन
लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, जबकि ग्राम पॉजिटिव जो है वो सिंगल लेयर्ड होता है, सिंगल लेयर्ड, एंड इसमें थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। ठीक है, सो इस तरह से ये दो पार्ट में हम देख सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं ये सिंगल लेयर्ड होते हैं और उसका जो वॉल होता है वो थिक लेयर होता है, थिक होता है काफी। ठीक है, और उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन बहुत ज्यादा थिक होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा थिक होता है। कितना होता है? ऑलमोस्ट 40 to 80% होता है। ठीक है, 40 to 80 नैनोमीटर होता है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन। जबकि ग्राम नेगेटिव जो है, ग्राम नेगेटिव डबल लेयर्ड होता है। एक लेयर तो सिंपल पॉलीसेक्राइड से बना हुआ होता है, ठीक है, सिंपल पॉलीपेप्टाइड से। ठीक है, एंड दूसरा जो लेयर होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है। ठीक है, लेकिन ये पेप्टिडोग्लाइकेन बहुत थिन होता है। ठीक है, पतली लेयर होती है, ओनली 12 माइक्रोन की बनी हुई लेयर होती है। ठीक है, सो ये 80 माइक्रोन की बनी हुई होती है, जिसमें पॉजिटिव में, ग्राम पॉजिटिव में, जबकि ग्राम नेगेटिव में ओनली थिन लेयर होती है। 10 to 12 जो माइक्रोन होता है उससे उसकी ये पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई लेयर होती है। ठीक है, सो बेसिकली ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं वो जो बहुत ज्यादा पैथोजेनिक नहीं होते हैं। कई कुछ ही ऐसे होते हैं जो कि पैथोजेनिक मतलब कि जो डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, ये मैं रख कर दूं। ठीक है, so gram positive are not तो नहीं कहेंगे, लेस पैथोजेनिक। ठीक है, सो ग्राम पॉजिटिव्स आर लेस पैथोजेनिक। लेस पैथोजेनिक का मतलब हो गया कि लेस डिजीज कॉजिंग। बैक्टीरिया। ठीक है, सो ग्राम पॉजिटिव्स आर लेस पैथोजेनिक एंड मोस्ट ऑफ पैथोजेनिक bacteria are gram negative। ठीक है, सो पैथोजेन अगर हम डिजीज कॉजिंग में देखेंगे तो ये ज्यादा इंफेक्शियस होते हैं। ग्राम नेगेटिव जो है वो ज्यादा इंफेक्शियस होते हैं और डिजीज कॉज करते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव जो है इनमें कुछ ही ऐसे होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं, बाकी के नहीं करते हैं। हार्मलेस होते हैं, वो डिजीज कॉज नहीं करते। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सेल वॉल। जो सेकेंड लेयर है, ग्रीन वाला लेयर, उसके बारे में हमने बात की। ठीक है, नाउ थर्ड लेयर, दिस रेड लेयर आप लोग दिख रहा है। ठीक है, सो ये रेड लेयर जो है, दिस इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। ठीक है, सो कई तरह से इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। ठीक है, नाउ
प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो नॉर्मली जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं वैसा ही होता है, ठीक है। यूनिट मेम्ब्रेन है, ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन है। एंड ये बेसिकली किससे बना हुआ होता है? प्रोटीन प्लस लिपिड, ठीक है। सो प्रोटीन प्लस लिपिड से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। नॉर्मल सेल की तरह होता है। इसमें दो टाइप के प्रोटीन होते हैं। जब हम यूकैरियोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम पूरा इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम इतना जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर होता है। एंड ये प्रोटीन और लिपिड से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। एंड दिस इज सेमी और सिलेक्टिव परमिएबल, ठीक है। दीज आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी और सिलेक्टिव परमिएबल, ठीक है। नाउ ध्यान से सुन लीजिए, व्हाट इज सेमी एंड सिलेक्टिव परमिएबल। एक सॉल्यूशन होता है और एक कोई मेम्ब्रेन है, ठीक है। कुछ एक मेम्ब्रेन है होता है, कोई भी मेम्ब्रेन, मैं ये नहीं कह रहा कि सेल ही, ठीक है। कई हम जैसे कि हम कहते हैं कि पॉलीथीन है या रबड़ है, ठीक है, रबड़ की शीट है, उसमें अगर हम कोई चीज डालते हैं, ऑयल डालते हैं या पानी डालते हैं तो क्या होगा? वो क्रॉस नहीं कर पाती है, ठीक है, वो क्रॉस नहीं कर पाती है, ठीक है। सो इनको क्या कहते हैं? नॉन परमिएबल, ठीक है। इस तरह का जो होता है ये इस तरह का जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या कहलाता है? नॉन परमिएबल, ठीक है। तो इस तरह के जो मेम्ब्रेन होते हैं जहां से कोई सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन जो है वो क्रॉस नहीं कर पाता जिसको, ठीक है, उसको नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। देन सेकंड, कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, इसमें हम बात कर लेते हैं रबर, ठीक है, रबर शीट, राइट। कुछ ऐसे होते हैं जो कि जिसमें कोई भी सॉल्यूशन डालें, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन डालें वो पूरा की पूरा सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों के दोनों ही क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। तो क्रॉसेस सॉल्वेंट, सॉरी यहां पे परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इन मेम्ब्रेन in which solute and solvent both from which both crosses, ठीक है। सो परमिएबल मेम्ब्रेन किसे कहेंगे? जिसमें से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट यानी पूरा की पूरा सॉल्यूशन क्रॉस कर जाता है। यानी सॉल्यूशन जो होता है, कोई भी सॉल्यूशन होता है तो उसमें जो डिसॉल्व कर रहा है, जो मीडियम डिसॉल्व कर रहा है वो सॉल्वेंट कहलाता है, और जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है, ठीक है, वो सॉल्यूट कहलाता है। जैसे कि अगर हम शुगर एंड वाटर लेते हैं, ठीक है, तो वाटर क्या है? वाटर सॉल्वेंट है क्योंकि वो शुगर को डिसॉल्व करेगा,
ठीक है। एंड शुगर जो है सॉल्यूट कहलाता है, वो उस वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है। तो जो शुगर का पानी अगर हम ले रहे हैं और किसी मेम्ब्रेन में हम डालते हैं जिसमें से वाटर एंड शुगर दोनों ही क्रॉस कर जा रहे हैं, ठीक है, सो शुगर मॉलिक्यूल भी क्रॉस कर जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल वॉल जो होता है वो इसी तरह का होता है, सेल वॉल, ठीक है। किसी सेल का सेल वॉल जो होता है नॉर्मली वो परमिएबल होता है, ठीक है। देन थर्ड, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसे कहेंगे? जब ओनली सॉल्वेंट कैन क्रॉस फ्रॉम membrane and solute cannot, ठीक है। सॉल्यूट जो है वो इसमें से सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जैसे शुगर के मॉलिक्यूल्स वो इसमें से क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ओनली जो सॉल्वेंट होता है वो ही क्रॉस कर पाता है, तो उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। एंड फोर्थ इज सिलेक्टिव, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ये इसमें स्मॉल अमाउंट पूरा सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ यानी स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट, यानी शुगर के जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो इसमें से क्रॉस कर सकते हैं, प्लस वाटर क्रॉस कर सकता है। तो सॉल्वेंट प्लस स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट ये क्रॉस कर सकते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। एंड इसका जो एग्जांपल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। जो सेल होता है, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सिलेक्टिव परमिएबल होता है, यानी कि ये कुछ ही ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो सिलेक्टिव पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि इनको क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। सभी पार्टिकल्स इनको क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ये कुछ पार्टिकल्स को ही अलाउ करते हैं क्रॉस करने के लिए, ठीक है। इसलिए इनको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ ये तो हो गया मेम्ब्रेन की बात, ठीक है। एक बात बताइए मुझे, हैव यू हर्ड अबाउट द ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोसिस? नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, ठीक है। सी, osmosis is what? When we kept any thing, any cell or anything, या हम ऐसा नहीं कहते। सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि जब हम कोई इंसेक्ट स्टिक्स जो है वो जलाते हैं, ठीक है, यानी अगरबत्ती अगर हम जलाते हैं एक कोने, रूम के एक कोने में, ठीक है, तो वो उसकी खुशबू जो है वो दूसरे रूम के दूसरे कोने में भी पहुंच जाती है,
ठीक है। इसी तरह से अगर एक ग्लास पानी है, उसमें हमने 1 चम्मच चीनी डाल दिया, उसको हिलाया नहीं, ठीक है, हिलाया नहीं, ओनली शुगर को डाल दिया, थोड़ी देर में क्या होगा कि वो चीनी जो है डिसॉल्व होके और पूरा पानी जो है वो मीठा हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से नमक डाल के छोड़ देंगे तो वो और जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, यानी उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं, शुगर या सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो धीरे 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 करके, धीरे धीरे नहीं, काफी तेजी से भी होता है, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स में मिल जाते हैं। ठीक है। सो ये जो मिलना होता है, ठीक है, यानी एक मॉलिक्यूल जो है दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में जो दूसरे मीडियम के मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में जो अपना जगह बना लेता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन। ठीक है। सो व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन कहां से कहां होता है? जहां पे जो हाई कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है, जहां पे उस मॉलिक्यूल का हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है और हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये मूव करते हैं, यानी पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट, जरूरी नहीं कि सॉल्यूट ही हो, गैस टू गैस में भी होता है, तो अपन एक काम करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ वन मीडियम moves in between another medium from their high concentration to low concentration concentrated area। ठीक है, यानी कि जो एक मीडियम है, ठीक है, एक मीडियम है और दूसरा मीडियम है, मीडियम दोनों गैस भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में भी मेल हो सकता है, ठीक है, नाइट्रोजन एंड विंड में भी मेल होता है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई सा मीडियम हो, ठीक है, सॉलिड टू सॉलिड भी होता है लेकिन वो कम होता है, सॉलिड गैस टू लिक्विड भी होता है लेकिन थोड़ा सा सॉलिड टू सॉलिड से ज़्यादा होता है, सॉलिड टू लिक्विड होता है, ठीक है, गैस से कम होता है, सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन लेवल जो होता है वो गैस में होता है। ठीक है। सो मॉलिक्यूल ऑफ वन मीडियम मूव्स इन बिटवीन द अनदर मीडियम, in between the molecule of another medium, the molecule of another medium from their high concentration to low concentrated area। यानी कि जब शुगर को ग्लास में डालते हैं, ठीक है, वाटर में डालते हैं, ये वाटर है, ठीक है, शुगर यहाँ पे डाला तो पहले यहाँ पे नीचे की तरफ हाई कॉन्सेंट्रेटेड रहा, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेटेड रहा, ठीक है, तो इसमें से मॉलिक्यूल्स जो है अपने काइनेटिक एनर्जी से खुद के, इसमें बाहर से हम कुछ ना हिला रहे हैं ना इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, तो अपने काइनेटिक एनर्जी से ये मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे जो है इस पार्टिकल वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में ये फैल जाता है, और तब तक फैलता जाता है जब तक कि चारों तरफ इक्विलिब्रियम ना हो जाए, यानी कि पूरे वाटर में ये पूरी इक्वली स्प्रेड ना हो जाता है, ठीक है, तब तक ये डिफ्यूज होता रहेगा।
ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन, ठीक है, ये तो हो गया डिफ्यूजन, ठीक है। नाउ व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस को और समझ लीजिए। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मान लीजिए कि एक टैंक है, ठीक है, एक छोटा सा टैंक है, ठीक है, और इसमें बीच में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया जाता है, ठीक है, बीच में पार्टीशन में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया जाता है, ठीक है, और एक तरफ ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि मान लीजिए चीनी का पानी या सॉल्टी पानी, ठीक है, सॉल्टी वाटर इसमें एक तरफ डाल दिया जाता है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है नॉर्मल नल का पानी डाल दिया जाता है जिसमें कि कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम है, ठीक है। सो अब ये पार्टीशन है, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिव परमेबल या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सो अब क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये तो क्रॉस कर नहीं सकेंगे, ठीक है, सिलेक्ट, क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है या सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, सो ये क्रॉस नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, यहां पे वाटर जो है वाटर मूव करेगा, वाटर यहाँ पे क्रॉस कर सकता है क्योंकि वाटर क्या है, सॉल्वेंट, तो वाटर जो है वो यहां से इधर की तरफ मूव करता है, क्यों, क्योंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इधर ज्यादा है एंड यहां पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी वाटर का फ्री एनर्जी जो है जो नॉर्मल पानी है वहां ज्यादा है, जबकि सॉल्टी वाटर या शुगर वाटर में नहीं है, ठीक है, शुगर वाटर में वाटर के फ्री एनर्जी कम है, तो ये हाई फ्री एनर्जी, वाटर के हाई फ्री एनर्जी से लो फ्री एनर्जी की तरफ मूव करता है अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ये क्रॉस करता है हाई कॉन्सेंट्रेटेड जो सॉल्यूशन होता है जहां पे वाटर का फ्री जो एनर्जी है वो कम होता है, ठीक है। तो हाई फ्री एनर्जी से लो फ्री एनर्जी की तरफ ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, सो मूवमेंट ऑफ वाटर, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। सो लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं व्हाट इज ऑस्मोसिस, द मूवमेंट of water from high concentrated from low concentrated solution to high concentrated solution crossing the semi permeable membrane is called osmosis, right? So this is called the osmosis, ठीक है। सो ऑस्मोसिस क्या है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है लेकिन यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, दिस इज द हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, फ्री वाटर एनर्जी जो है यहाँ पे कम है, तो ये बेसिकली इसमें सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, तो ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड
सॉल्यूशन है, जबकि ये लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो वाटर का मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ऑस्मोसिस कि ये वाटर जो है वो लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है, लेकिन बीच में क्या होना चाहिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, या सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। सो दिस इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। ठीक है, अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कुछ भी हो सकता है, उसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकता है। कई बार जो एग होता है, एग का शेल को निकाल दीजिए, एग के शेल को निकाल दीजिए और उसके शेल के जस्ट नीचे की तरफ एक मेम्ब्रेन होता है, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसको निकाल के लगाया जा सकता है। सो ये तो हो गया ऑस्मोसिस। अब आप बोलेंगे भाई ये सर कहाँ सेल मेम्ब्रेन पढ़ाते पढ़ाते ऑस्मोसिस में आ गए और डिफ्यूजन में आ गए और पता नहीं क्या क्या पढ़ाए जा रहे हैं। सो ये आप लोगों के चैप्टर का पार्ट है। ठीक है, ये आप लोगों के चैप्टर का पार्ट है, इसीलिए मैंने आप लोगों को ऑस्मोसिस समझाया। सो ऑस्मोसिस बेसिकली, अब क्या है, एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम किसी सेल को, ठीक है, अगर हम किसी सेल को किसी सॉल्यूट में सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होगा। अब यहां पे हम डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, ना सपोज कि हम एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, ये सेल है, ठीक है, एंड इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब इसको एक कंटेनर में रखते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस है। ठीक है, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन है। ठीक है, एक तो होता है नॉर्मल वाटर में रखते हैं। ठीक है, एक होता है कि उसको 1 चम्मच चीनी वाले सॉल्यूशन में रखते हैं। ठीक है, और एक होता है कि हमने 5 चम्मच चीनी वाले सॉल्यूशन में रखा। ठीक है, सो जब सेल के अंदर का एरिया, ठीक है, सेल के अंदर का एरिया जो होता है वो अगर बाहर के सॉल्यूशन से, यानी सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन है वो बाहर के सॉल्यूशन से ज्यादा वो होता है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, सेल के अंदर का सॉल्यूशन बाहर के टैंक के सॉल्यूशन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अगर है तो इस तरह के सॉल्यूशन को, जो बाहर का सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। ठीक है, यानी क्या है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आउटर सॉल्यूशन ऑफ एग या सेल is lower concentrated than cytoplasm. We can say the protoplasm. Right? So hypotonic solution क्या होगा, आउटर सॉल्यूशन, यानी इस टैंक का जो आउटर सॉल्यूशन है वो उससे ज्यादा जो है
सेल के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि ये नॉर्मल वाटर है, यहाँ पे नॉर्मल वाटर है, ठीक है। सो नॉर्मल वाटर है, तो नॉर्मल वाटर में कॉन्सेंट्रेशन जो लेवल है वो लो रहता है, ठीक है, यानी सॉल्यूशन में सॉल्यूट लेवल कम रहता है। एंड जो अंदर है, अंदर कई तरह के प्रोटोप्लाज्म में कई तरह के एलिमेंट्स होते हैं, कई तरह के सॉल्ट्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो सेल के अंदर का जो लिक्विड है वो हायर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, ठीक है। तो सेल का अंदर का वो लिक्विड जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेटेड, एंड सेल के बाहर का जो सॉल्यूशन है, आउटर सॉल्यूशन ऑफ सेल, ये लोअर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो इस तरह के आउटर जो सॉल्यूशन होता है इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। नाउ हाइपोटोनिक में वाटर की फ्री एनर्जी किस में ज्यादा है? नेचुरली आउटर लेवल पे, ठीक है। सो वाटर की फ्री एनर्जी यानी कि कम सॉल्यूशन, वाटर का मूव कहां होगा? वाटर का मूवमेंट ये बाहर से, क्योंकि बाहर क्या है, कम कॉन्सेंट्रेटेड है, लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो वाटर का मूवमेंट कहां होगा? लो टू हाई, ठीक है। वाटर का मूवमेंट लो टू हाई होगा, ठीक है। सो इस तरह से ये बाहर से वाटर जो है वो अंदर सेल के अंदर जाती है, ठीक है। तो सेल के अंदर जाती है, तो इस तरह के ऑस्मोसिस को एंडो ऑस्मोसिस कहा जाता है। एंडो ऑस्मोसिस, वाटर मूव्स फ्रॉम outside to inside of cell, ठीक है, outside to inside of cell crossing plasma membrane, crossing plasma membrane, राइट। सो क्योंकि बाहर का जो सॉल्यूशन है वो लो कॉन्सेंट्रेटेड है, अंदर सेल के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, सो वाटर जो है यहां से बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और धीरे धीरे ये सेल जो है वो फूलता जाएगा, ठीक है, ये फूलता जाएगा। अगर एनिमल सेल है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, ओनली सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो एनिमल सेल है तो वो एनिमल सेल थोड़ी देर में बर्स्ट हो जाएगा, यानी फट जाएगा, क्योंकि उसमें जरूरत से ज्यादा वाटर जो है मूव कर जाता है, अंदर की तरफ मूव करता है, जरूरत से ज्यादा वाटर अंदर की तरफ मूव करता है, ठीक है। सो ये जो ऑस्मोसिस होता है इसको क्या कहते हैं? दिस इज एंडो ऑस्मोसिस, ठीक है। इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, व्हेन वी केप्ट अ सेल इनटू द hypotonic solution, then water moves from outside to inside of the cell, from outside to inside of the cell, ठीक है। And this is called the endoosmosis, and in endoosmosis सेल की टर्जिडिटी जो है वो बढ़ जाती है। टर्जिडिटी मीन्स उसका उसमें जो भरने वाला पोजीशन है, टर्जिड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, सेल वॉल पे प्रेशर लगता है, और अगर सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगता है अंदर से, ठीक है, और अगर यहाँ पे सेल वॉल नहीं हो तो वो बर्स्ट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये बर्स्ट हो जाता है। लेकिन अगर प्लांट सेल है या यूकैरियोट फंगस सेल है तो उसमें ये फटने के चांसेस नहीं होते हैं, कारण कि उसके चारों, या प्रोकैरियोटिक सेल में भी उसके चारों तरफ सेल वॉल होता है, इस तरह से। तो ये सेल वॉल जो है ये इसको एक ऑपोजिट प्रेशर देता है, जिससे कि ये और ज्यादा भरा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों बराबर न हो जाए,
ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सो एंडोस्मोसिस होता है। अब इसी के साथ एक बात और कर लेते हैं कि अमीबा जो है, ठीक है, अमीबा में या और कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेल्यूलर होते हैं, ठीक है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है, अमीबा या और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। तो उनमें क्या होता है कि सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है एंड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। सो वाटर जो है कंटिन्यूअसली अंदर जाता रहता है, तो उनके फटने का चांसेस है। लेकिन इनके अमीबा के अंदर एक वैक्यूल होता है, वैक्यूल, ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड वैक्यूल होता है जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। तो जैसे ही एक्सेस वाटर होता है, पानी ज्यादा होता है सेल के अंदर, तो ये वैक्यूल में भर जाता है और वैक्यूल जो है उसको पिचका के, ठीक है, उसको इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे कि वो प्रेशर के साथ बाहर निकाल जाता है। यानी कि ये एक्सेस वाटर को बाहर निकालने के काम में आता है, ठीक है। सो इस तरह से अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसमें हेल्प करता है, उसको सर्वाइविंग में हेल्प करता है, राइट। नाउ सेकंड इज, ये तो हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड एंडोस्मोसिस। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ना वही कि अगर अब सेल को हमने चीनी या नमक के पानी में रखा, या कुछ सेल्स यूनिसेल्यूलर ऐसे होते हैं जो कि मरीन वाटर में रहते हैं, ठीक है। सो अगर ये सॉल्यूटेड है, इस सेल को यहां पे रखा, ठीक है, इसमें ज्यादा बाहर का पानी जो है वो ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है, बाहर का पानी हाई कॉन्सेंट्रेटेड होगा। सो वाटर कहां से कहां मूव करेगा? वाटर मूव करेगा अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन व्हेन movement when the concentration when concentration of solute are more in outer solution of cell, then it is called hypertonic. Then it is called हाइपरटोनिक। या ये तो आपने देख लिया कि हाइपरटोनिक होता है। देन इट इज मूवमेंट ऑफ वाटर, occurs from inside to outer solution from inside of cell to outer solution, right? So this is called
एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है। सो यहां पे क्या है कि वाटर जो है, सॉरी सेल जो है, सेल को अगर सेल के अंदर जो लिक्विड है उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखा जाता है तो उस ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। एंड जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखा जाता है तो वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा, सेल के अंदर से बाहर की तरफ होगा। ठीक है। सेल के अंदर से बाहर की तरफ होगा, बाहर के सॉल्यूशन की तरफ होगा वाटर का मूवमेंट। ठीक है। तो इसको एक्सोऑस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है। सो एक्सोऑस्मोसिस जो है कई तरह से काम में लिया जाता है, जैसे कि पिकल्स हुआ या मीट हुआ, उसके चारों तरफ नमक और उसका नमक और हल्दी वगैरह का मसाला बना के और उसको लगा के सुखाया जाता है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सेल जो है, ये वाटर जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है। उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, उसमें लगे हुए जो बैक्टीरियाज होते हैं, सो उन बैक्टीरियाज का वाटर बाहर की तरफ निकल जाता है। और बैक्टीरिया जो है, ये सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया है। ठीक है। एंड ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिटैच हो जाता है। ठीक है। एंड डिटैच होके ये धीरे धीरे स्क्वीज करने लग जाता है। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। इसको प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है। सो प्लाज्मोलाइसिस क्या है कि जब वाटर बाहर निकलता रहता है, ठीक है, पहले जो मेम्ब्रेन होता है वो सेल वॉल से चिपका हुआ ही रहता है। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे पानी कम होने लग जाता है, पानी बाहर की तरफ जाने लग जाता है, ठीक है, सो ये सेल मेम्ब्रेन जो है धीरे धीरे सेल वॉल से डिटैच हो जाता है। ठीक है। उससे अलग हो जाता है और एट लास्ट ये स्क्वीज होने लग जाता है और मर जाते हैं। ठीक है। सो मर जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है। सो इस तरह से ये एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू बैक्टीरियाज को किल किया जाता है। ठीक है। एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू बैक्टीरियाज को किल किया जाता है बाय द प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है। सो दिस इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड एक्सोऑस्मोसिस। Now, next is isotonic solution. Isotonic solution. जब दोनों सेल के अंदर और सेल के बाहर वाले सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन लेवल सेम होता है तो उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है। सो सेम concentration level of solutes in solutes between inside and outside of cell। ठीक है। सेम कॉन्सेंट्रेशन लेवल ऑफ सॉल्यूट्स इन सॉल्यूशन बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल। राइट। सो ऐसे में क्या होगा कि ऑस्मोसिस दोनों तरफ से होता है, यानी नेग्लिजिबल होता है। नो ऑस्मोसिस। ऐसे में कोई ऑस्मोसिस नहीं होता है। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द
इस तरह से ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एंड इससे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो वाटर जो है, वाटर का मूवमेंट अंदर से बाहर होगा, दैट इज कॉल्ड द एक्सोस्मोसिस, ठीक है। एंड अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो वाटर का मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ होगा, दिस इज कॉल्ड द एंडोस्मोसिस, ठीक है। जबकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है उसमें किसी तरह का ऑस्मोसिस नहीं होता है, ठीक है। सो ये तो हो गया ऑस्मोसिस के बारे में। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ अपेंडिजेस होते हैं, ठीक है। अपेंडिजेस ऑफ, यहाँ प्रोकैरियोट, अपेंडिजेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लैजिला। नाउ व्हाट इज फ्लैजिला? लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर present in plasma membrane, राइट। सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इन फ्लैजिलम से मूवमेंट होता है, ये किस काम आता है? विच helps in movement of बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। सो ये फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला जो होते हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि मूव करते हैं और मूवमेंट के कारण जो पूरी बॉडी होती है प्रोकैरियोटिक सेल की वो मूव करते हैं, यानी पानी में ये स्विम करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली 3 पार्ट से बने होते हैं, 3 पार्ट। हुक, ये जो सॉरी बेसल बॉडी, सबसे पहले बेसल बॉडी, ठीक है। ये जो नीचे वाला पोर्शन देख रहे हैं, दिस इज बेसल बॉडी, ठीक है। देन हुक, ठीक है। ये जो हुक जो है जो सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलिक्स तक फैला हुआ रहता है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन से लेकर सेल वॉल एंड देन सेल ग्लाइकोकैलिक्स तक फैला हुआ रहता है, ये कनेक्टिव होता है, फिर ठीक है, दो पार्ट का। तो बेसल बॉडी के बाद ये हुक आ जाता है और उसके बाद लॉन्ग फिलामेंट होता है, ठीक है। तो दिस इज ये यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द फिलामेंट, ठीक है। सो ये फिलामेंट इस तरह से ये 3 पार्ट में बना हुआ होता है, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, ठीक है। देन ये प्रोकैरियोट में, ठीक है, प्रोकैरियोट में ये फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। इन प्रोकैरियोट मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, फ्लैजिलिन प्रोटीन, ठीक है। फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है, जबकि यूकैरियोट्स में ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। यहां पे लिख देता हूं मैं, ट्यूब्यूलिन,
ठीक है। सो बेसिकली यूकैरियोट्स में ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ये फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। यूकैरियोट्स में भी कईयों में फ्लैजिला पाया जाता है, तो वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है। देन यूकैरियोट में फ्लैजिला जो होता है वो 9+2 अरेंजमेंट होता है, यानी कि यहां पे 2 सेंटर में होता है और 9 जो होते हैं वो पेरीफेरी में होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज 9। ठीक है। सो ये सर्किल में होते हैं 9 फिलामेंट और सेंटर में 2 फिलामेंट होते हैं, इसलिए इसको 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स ये 4+4 अरेंजमेंट होता है। ठीक है, यानी 4 and 4 इस तरह से या इस तरह से। ठीक है, तो 4+4 अरेंजमेंट होता है। ठीक है। सो ये फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला जो है वो मूवमेंट में काम आता है। देन नेक्स्ट है छोटे छोटे से ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, जिनको पिलाए कहा जाता है। पिलाए। ठीक है। सो ये पिलाए या इनको फिम्ब्री भी कहते हैं। फिम्ब्री और पिलाए। नाउ बेसिकली ये क्या काम करते हैं, ये मूवमेंट में कोई हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है, ये नो हेल्प्स इन मूवमेंट। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, ये फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसको कहा जाता है कॉन्जुगेशन, जिसको कॉल्ड कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, हेल्प्स इन। ठीक है। सो बेसिकली ये क्या काम करते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। ठीक है, कुछ जो होते हैं इसमें जिसमें ये पिलाए पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें ये पिलाए पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि जिसमें पिलाए नहीं पाए जाते हैं। तो जो जिसमें पिलाए पाए जाते हैं वो डोनर कहलाते हैं। ठीक है, ये डोनर कहलाते हैं। और ये जो पिलाए होते हैं, ठीक है, ये दूसरे दूसरे जिसमें पिलाए नहीं होते हैं उनको रिसिपिएंट कहा जाता है। रिसिपिएंट। ठीक है। सो डोनर वाले जो होते हैं वो रिसिपिएंट से चिपक जाते हैं। ठीक है, रिसिपिएंट से चिपक जाते हैं। ठीक है, और इनमें से कुछ ऐसे पिलाए होते हैं जो कि रिसिपिएंट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो उनको सेक्स पिलाए कहा जाता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड सेक्स पिलाए। ठीक है, एंड कुछ ऐसे होते हैं जो कि ओनली ये एंटर नहीं करते लेकिन रिसिपिएंट को होल्ड करने में मदद करते हैं। ठीक है, उनको फिम्ब्री कहा जाता है। ठीक है। सो इस तरह से ये 2 टाइप के पिलाए हो जाते हैं। एक तो सेक्स पिलाए होते हैं, ठीक है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रिसिपिएंट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटर करते हैं और अपना जो डीएनए का पार्ट है, ठीक है, कुछ डीएनए का पार्ट होता है या एक्स्ट्रा डीएनए होता है, उसको ये रिसिपिएंट में
पहुंचा देते हैं, यानी अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें डोनेट कर देते हैं, तो इनको डोनर या मेल कहा जाता है। ठीक है, डोनर या मेल बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, जबकि रिसिपिएंट क्या होता है, रिसिपिएंट जो होता है उसमें ये पिलाए नहीं पाए जाते हैं और उसके अंदर ये पिलाए जो है एंटर कर जाते हैं और उस पिलाए के थ्रू ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो डीएनए का कुछ पार्ट जो है या एक्स्ट्रा डीएनए है उसको रिसिपिएंट में मिला पहुंचा दिया जाता है, तो इसको फीमेल भी कहा जाता है। ठीक है, सो ये बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन इट इज टाइप ऑफ द सेक्सुअल, इट इज अ फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको कॉन्जुगेशन कहा जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कॉन्जुगेशन, राइट। तो इस तरह से कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं पिलाई। ठीक है, और जो सेक्स पिलाई होते हैं वो एंटर करते हैं और जो सेक्स पिलाई नहीं होते हैं यानी फिम्बरी होते हैं वो उनको कॉन्जुगेशन के समय रिसिपिएंट को होल्ड करने में या स्टिक करने में, दोनों को स्टिक करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द पिलाई और फिम्बरी। ये बेसिकली इसमें पिलाई जो होते हैं ये ओनली प्रोकैरियोटिक सेल में ही होते हैं और ये पिलिन नाम के प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, ये पिलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। सो पिलाई हो गया, राइट। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, कुछ फोल्ड्स होते हैं जो कि इन्वेजिनेटेड होते हैं, यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कई जगह से अंदर की तरफ फोल्डेड हो जाते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ फोल्डेड हो जाते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर द स्पेशलाइज्ड। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दीज आर कॉल्ड मीजोसोम। ठीक है, इनको मीजोसोम कहा जाता है। मीजोसोम ओनली प्रोकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है, ओनली प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, ओनली प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। नाउ ये बेसिकली इट इज आल्सो कॉल्ड द एनालॉग log of mitochondria। ठीक है, यानी कि ये इसका जो काम है ये माना जाता है कि ये जो यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी जैसा इसका काम होता है। ठीक है, उसी के बराबर ये माना जाता है। कारण क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो कि किसी भी ग्लूकोज या एमिनो एसिड्स जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, उनको ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीडाइजेशन से एनर्जी निकलती है। ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन से एनर्जी निकलती है और उसको फिर ये या तो उसको वो एनर्जी यूज में आती है, हमारे जितने भी काम होते हैं सेल्स के जितने भी मेटाबॉलिक काम होते हैं उसमें ये मेटाबॉलिक या मैकेनिकल काम कोई भी फिजियोलॉजिकल, ठीक है, तो उसमें ये एनर्जी ही काम में आती है। ठीक है, सो ये एनर्जी जो है एक्स्ट्रा अगर होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है कि एक्स्ट्रा एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, सो एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लेती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि स्टोरेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, एंड ये एनर्जी का प्रोडक्शन करती है माइटोकॉन्ड्रिया। सिमिलरली इसके जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है वो मीजोसोम्स में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से मीजोसोम्स में? ये पेरिफेरल मीजोसोम्स में पाए जाते हैं, यानी कि ये जो किनारे किनारे वाले होते हैं मीजोसोम्स, ठीक है, उनमें पाए जाते हैं इस तरह के।
ठीक है, ये किनारे किनारे में कई ऐसे मीजोसोम्स होते हैं जिसमें ये एंजाइम्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन। दीज आर एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन। क्या लिखा हूं, दिस इज यहाँ पे एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, सो ये पेरिफेरल जो मीजोसोम्स होते हैं, पेरिफेरल मीजोसोम्स, ठीक है, ये किस में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं बिकॉज इनमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, एंड साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, तो ये सेल वॉल का फॉर्मेशन भी करते हैं, सेल वॉल के मटेरियल का सीक्रेशन करते हैं। तो ये तो हो गया पेरिफेरल मीजोसोम्स। ठीक है, एक होता है सेंट्रल मीजोसोम। ठीक है, ये बेसिकली सेंट्रल मीजोसोम्स यहां से स्टार्ट होता है और सेंटर तक जाता है, जहां पे न्यूक्लियोइड होता है, दिस इज द न्यूक्लियोइड। ठीक है, जहां पे न्यूक्लियोइड होता है वहां पे ये जाता है, यानी न्यूक्लियोइड से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये फैला हुआ रहता है और न्यूक्लियोइड को टच करता रहता है। तो इसको सेंट्रल मीजोसोम कहा जाता है। ठीक है, इसका काम क्या है? एक तो डीएनए का डुप्लीकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन कह दो, रेप्लिकेशन यानी डीएनए जो है वो डॉटर डीएनए में कन्वर्ट होता है, यानी डिवाइड होता है, दिस इज कॉल्ड द डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, साथ ही साथ ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो दो तरह के मीजोसोम्स हो गए। मीजोसोम्स बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनवेजिनेशन होता है, यानी कि इनफोल्ड्स होते हैं, यानी अंदर की तरफ ये फोल्डेड हो जाते हैं। दो तरह के होते हैं पेरिफेरल मीजोसोम्स, जो कि जिसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं एंड ये हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। ठीक है, और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, ये सेल वॉल के मटेरियल्स का सीक्रेशन करते हैं और सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कंटिन्यूस उसको मटेरियल देते रहते हैं। दूसरा होता है सेंट्रल मीजोसोम, जिसमें जो कि बाहर से लेकर यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर अंदर जहां पे जेनेटिक मटेरियल होता है उस एरिया में, इसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। न्यूक्लियस नहीं होता है लेकिन न्यूक्लियोइड होता है, उसके बारे में मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है, सो न्यूक्लियोइड तक फैला हुआ रहता है, यहाँ पे डीएनए होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन यानी डीएनए को डिवाइड करने का काम होता है, प्लस सेल का डिवीजन भी ये करता है। राइट, सो दिस इज कॉल्ड द मीजोसोम। नाउ मीजोसोम के बाद हम आते हैं जेनेटिक मटेरियल पे। ठीक है, साइटोप्लाज्म में बेसिकली कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है, साइटोप्लाज्म में कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता। तो हम पहले साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, नो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ठीक है, प्लास्टिड, ये सब इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं पाए जाते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो कोई भी प्लाज्मा कोई भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ इंक्लूजन बॉडीज पाए जाते हैं, इंक्लूजन
बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या हैं? कुछ ऐसे ग्रेन्यूल्स होते हैं जो मेम्ब्रेनस जो स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है, स्टोर्ड ग्रेन्यूल्स, दीज आर नॉन मेम्ब्रेनस stored material granules like glycogen granules and volutin granules, ठीक है। सो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स में जो स्टोर करता है ग्लाइकोजन को, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स जो स्टोर्ड फॉस्फेट्स, ठीक है। तो ये फॉस्फेट का, तो दीज आर वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, ठीक है, जो कि फॉस्फेट का वो करता है, फॉस्फेट स्टोर करता है, फॉस्फेट स्टोर करता है, जबकि ये ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स है जो कि ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, साइटोप्लाज्म में हियर एंड देयर ये मूव करता रहता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में मूव करता रहता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में कोई बेसिकली मूवमेंट नहीं होती है, जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म जो है वो मूव करता रहता है, जिसको साइक्लोसिस कहते हैं, साइक्लोसिस, ठीक है। सो नो साइक्लोसिस मूवमेंट इन प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो इसमें किसी तरह के, इसके साइटोप्लाज्म में किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। सो अंदर मूवमेंट नहीं होता, तो नो साइक्लोसिस मूवमेंट इन प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म, जो कि कहां होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक सेल में ये साइक्लोसिस मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। इंक्लूजिंग बॉडी जो कि मेम्ब्रेनलेस होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि स्टोर्ड रहते हैं साइटोप्लाज्म में फ्रीली, ठीक है। सो इस तरह से ये साइटोप्लाज्म में होता है। नाउ जेनेटिक मटेरियल, साइटोप्लाज्म में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। तो जहां पे न्यूक्लियस होता है, बेसिकली यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जहां पे होता है, उस जगह पे बेसिकली न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। तो नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बट न्यूक्लियर material found in specific area called nucleoid, ठीक है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, ये न्यूक्लियोइड, ठीक है। सो ये जो पोर्शन नीले कलर का दिख रहे हैं आपको, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। तो जितने भी न्यूक्लिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या क्या हो जाता है? राइबोसोम्स आ जाते हैं। राइबोसोम्स तो खैर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। बेसिकली इसमें डीएनए एंड आरएनए पाए जाते हैं। तो डीएनए जो होता है, ठीक है, ये इस एरिया को
न्यूक्लियोइड कहा जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? डीएनए। ठीक है, कैसा डीएनए? नाउ ये चीज ध्यान रख लीजिएगा, जो यूकैरियोट में डीएनए होता है, यूकैरियोट डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड मतलब दो धागों से बना हुआ, दो स्ट्रैंड मींस धागा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सो दो स्ट्रैंड्स होता है न्यूक्लिक एसिड के, दो धागे होते हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड होता है। लीनियर होता है, लीनियर। ठीक है, लीनियर मींस कि ये लाइन से बने हुए होते हैं, स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तो ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं एंड लीनियर होते हैं। ठीक है, और इसमें एक प्रोटीन होता है जिससे कि ये आपस में जुड़ते हैं, जिसको दिस इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, सो इसमें एक क्रोमोसोमल प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन क्या है? क्रोमोसोमल प्रोटीन, जो कि क्रोमोसोम में पाया जाता है। ठीक है, तो ये एक क्रोमोसोमल प्रोटीन पाया जाता है जिसको हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, ये किस में है? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, नाउ हम प्रोकैरियोट्स की बात कर लेते हैं। प्रोकैरियोट्स। ठीक है, यहां पे जो प्लाज्मिड, यहां पे जो डीएनए पाया जाता है वो कैसा होता है? अगेन डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, ये तो इसके जैसा ही हो गया, डबल स्ट्रैंडेड यूकैरियोट के जैसा। ठीक है, लेकिन ये लीनियर नहीं होता है, कैसा होता है? सर्क्यूलर। ठीक है, यानी कि ये बेसिकली सर्क्यूलर होता है, कई सारे फोल्ड होते हैं, एक ही डीएनए होता है। ठीक है, सिंगल डीएनए होता है और ये कई सारे फोल्ड होते हैं और आपस में इनके जो एंड्स हैं वो चिपके हुए होते हैं, उनके एंड्स जो हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, सो ये सर्क्यूलर डीएनए होते हैं। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड होता है एंड सर्क्यूलर डीएनए होते हैं। ठीक है, एंड तीसरा हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली क्रोमोसोमल प्रोटीन नहीं होता है, हिस्टोन नहीं होता है। ठीक है, एंड क्रोमोसोमल प्रोटीन नहीं होता है। ये क्या होता है? पॉलीएमिन। ठीक है, पॉलीएमिन प्रोटीन। तो ये पॉलीएमिन प्रोटीन से आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इनके दोनों के एंड जो है, ठीक है, दोनों एंड जो है वो पॉलीएमिन प्रोटीन से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, सो इस तरह से यहाँ पे मेन जो ये क्रोमोसोम, ये डीएनए होता है। ठीक है, यहाँ क्रोमोसोम नहीं होता है, ये ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता है। ठीक है, नॉट ट्रू क्रोमोसोम। ठीक है, इट इज नॉट ट्रू क्रोमोसोम। ठीक है, ये ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता है, लेकिन क्या होता है? इट इज सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर नॉन हिस्टोन प्रोटीन विद द पॉलीएमिन प्रोटीन डीएनए होता है। ठीक है, लेकिन इसको फिर भी बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, इसको बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहा जाता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ठीक है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहा जाता है, साथ ही साथ इसको जीनोफोर भी कहा जाता है, जीनोफोर। ठीक है, इसको जीनोफोर भी कहा जाता है। राइट, सो इस तरह से यहां पे जो मेन डीएनए होता है, ठीक है, मेन डीएनए वो बैक्टीरियल डीएनए या जीनोफोर जो होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है,
so this is called the bacterial chromosome. So basically it is not a true chromosome, right? So लेकिन इसके अलावा भी आप ये ग्रीन कलर में देख सकते हैं कि कुछ ऐसे किसी बैक्टीरियाज में ऐसे डीएनए जो कि सिंगल होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाए जाते हैं जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूमते हैं। उनको प्लाज्मिड कहा जाता है। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहा जाता है, ठीक है। यानी ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करता है, मूव्स फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करता रहता है, ठीक है। एंड कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर, ठीक है, एंड पॉलीएमिन यानी नॉन हिस्टोनिक, ठीक है। एंड ये खुद से रेप्लिकेट भी कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेशन, ठीक है, खुद रेप्लिकेशन भी कर सकता है। और इसमें जीन भी पाया जाता है, यानी हेरिडिटरी जीन आर प्रेजेंट, ठीक है। सो इस तरह से इसमें हेरिडिटरी जीन भी पाए जाते हैं। सो दीज आर कॉल्ड प्लाज्मिड, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं which moves freely in साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में मूव करते रहते हैं, ठीक है। कभी कभी ये मेन डीएनए से भी जुड़ जाते हैं, ठीक है, एंड उसके साथ रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन भी कर सकते हैं, इनमें जीन्स पाए जाते हैं। तो ये रिकॉम्बिनेशन में भी काम आते हैं। तो जिस समय ये कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन मैंने बताया था कि दोनों आपस में जेनेटिक मटेरियल का वो एक्सचेंज होता है, तो जेनेटिक मटेरियल उसमें कॉन्जुगेशन में ये प्लाज्मिड को भी दिया जा सकता है, ठीक है। प्लाज्मिड भी जो डोनर होता है वो अपना प्लाज्मिड रिसिपिएंट को देता है, ठीक है। सो दिस इज प्लाज्मिड। सो इस तरह से ये जेनेटिक मटेरियल में डीएनए होता है। इसके अलावा इसमें जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स बेसिकली नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होते हैं, ये इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, ठीक है। एंड बेसिकली इसमें जो यूकैरियोट होते हैं, यूकैरियोट्स, ठीक है, इसमें दो टाइप के होते हैं, 70S एंड 80S, ठीक है। वो क्या कहाँ होता है वो मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं यूकैरियोट्स में दो टाइप के होते हैं, एक तो 70S होता है और दूसरा 80S होता है। 70S जो होता है वो दो यूनिट से मिलकर बनता है, 50S यूनिट एंड 30S यूनिट, ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि सर ये तो 80 हो जाता है, 80 नहीं होता है। बेसिकली S इज नॉट द मेजरमेंट ऑफ द साइज, इट इज द स्वीडबर्ग यूनिट, ठीक है। S इज इक्वल टू स्वीडबर्ग यूनिट, इसको सेडिमेंटेशन यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। सो ये मेजर साइज का मेजरमेंट नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिकली 70S टाइप होता है जो कि दो यूनिट से मिलकर बनता है। एक बड़ा यूनिट होता है जो कि 50S होता है, एक छोटा यूनिट होता है जो कि 30S होता है। इसी तरह से यूकैरियोट में जो 80S टाइप के जो होते हैं, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, एक 60S यूनिट एंड दूसरा 40S यूनिट, ठीक है। सो ये दो टाइप के यूकैरियोट में पाए जाते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोट होता है, राइबोसोम, उसमें
70s टाइप का पाया जाता है, जो कि 2 यूनिट से मिलकर बनता है 50s एंड 30s। ठीक है, सो ये प्रोकैरियोट में पाया जाता है, प्रोकैरियोट। ठीक है, सो प्रोकैरियोट्स में दो टाइप, एक ही टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, दैट इज 70s टाइप। ठीक है, 70s टाइप, एंड ये 2 यूनिट से मिलकर बनता है 50s एंड 30s। ठीक है, लार्जर इज 50s एंड स्मॉलर इज 30s यूनिट, राइट। सो ये प्रोकैरियोट में होता है, जबकि यूकैरियोट में 2 टाइप के होते हैं, 70s एंड 80s, राइट। सो इस तरह से ये प्रोकैरियोटिक सेल का पूरा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सो ये हमने आज प्रोकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो हम यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे एक एक करके। सो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड नाइट, राइट। थैंक यू वेरी मच।